वेलकम बैक। आई एम राजकुमार शर्मा। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीके जानेंगे जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपका पैसा कभी मार्केट में फंसेगा नहीं, और अगर फंस गया है तो आप आराम से उस पैसे को वापस निकलवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं कि हमारे लिए अपने कैश फ्लो को मेंटेन रखना कितना ज़रूरी होता है। सपोज आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपने 2 लाख का माल तैयार किया और उसे 3 लाख का बेच दिया। अब जो ये 1 लाख का प्रॉफिट है, ये आपके P&L अकाउंट में तो नज़र आएगा, लेकिन आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें कैश इनफ्लो नज़र नहीं आएगा। मतलब ये जो प्रॉफिट है ये सिर्फ कागज़ पे है, ये पैसा आपके हाथ में नहीं आया है। अगर इसी तरह का सिलसिला लगातार चलता गया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका असर आपके वर्किंग कैपिटल पे पड़ना शुरू हो जाएगा। आपको नया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, और आपके जो डेली बिजनेस ऑपरेशंस हैं उन्हें चलाए रखने के लिए, इनके लिए आपके पास पैसों की कमी होने लगेगी, जिसकी वजह से या तो आपको लोन उठाना पड़ेगा या फंडिंग उठानी पड़ेगी, और हो सकता है कि ऐसी नौबत आ जाए कि आपको बिजनेस से बाहर होना पड़े। खैर, वर्किंग कैपिटल को किस तरह से मैनेज किया जाता है इसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपका पैसा मार्केट में अटकता है तो इसका असर बाद में आपके वर्किंग कैपिटल पे भी पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में जो भी तरीके मैं आपको बताऊंगा उन्हें अच्छी तरह जानने और समझने के लिए इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। अगर आपका कस्टमर आपसे उधारी में माल मांग रहा है और वो आपसे कह रहा है कि मैं 2-3 महीने में पेमेंट कर दूंगा, तो उस वक्त आपको शर्माना नहीं है। आपको उससे जो है एक बिल्कुल फिक्स डेट पूछनी है कि वो किस तारीख तक आपकी पेमेंट दे देगा। क्योंकि जो ये इस तरह से कहते हैं कि 2-3 महीने, 3-4 महीने, तो इसमें हमें एक फिक्स डेट पता नहीं होती, जिसकी वजह से ये मामला जो है लंबा चल सकता है। तो आपको उससे बिल्कुल क्लियर कर लेना है, एक फिक्स डेट मांगनी है कि वो किस तारीख तक आपकी पेमेंट कर देगा। अब मान लीजिए उसे आपने जो है 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है और उसने कहा है कि मैं इस तारीख तक पेमेंट कर दूंगा, तो आपको क्या करना है, उस तारीख का एक चेक उससे बनवाना है। इसे सिक्योरिटी चेक भी कह सकते हैं। तो इस चेक बनवाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप इसे ध्यान से समझिए। मान लीजिए 3 महीने हो चुके और वो तारीख निकल चुकी, उसने आपकी पेमेंट नहीं की, तो पहले तो आपको उससे कॉन्टैक्ट करना है, और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि ये पेमेंट नहीं कर रहा है, तब आपको वो चेक जो है वो बैंक में डालना है। अगर उसके अकाउंट में पैसे हुए तो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं हुए तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। और जब कोई चेक बाउंस हो जाता है तो इसके लिए आपको किसी थाने में नहीं जाना होता, ना ही इसकी कोई FIR होती है। इसका एक अलग ही केस बनता है। इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है और वहाँ एक एडवोकेट हायर करना है। वो 200-300 रुपये की फ़ीस लेता है। वो आपके एक एप्लीकेशन जो है कोर्ट में सबमिट कर देगा। उसके बाद जिस आदमी ने आपको वो चेक दिया था उसके एड्रेस पर एक नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें उसको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। उस 15 दिन में अगर वो आपके साथ समझौता कर लेता है तो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। और 90% केसेस में ऐसा होता है कि सामने वाली जो पार्टी है वो 15 दिन में समझौता कर लेती है। लेकिन अगर वो 15 दिन में भी आपके पैसे वापस नहीं देता है तो आपके पास 1 महीने का टाइम होता है। उसके लिए आप एक एप्लीकेशन वापस से फाइल कर सकते हैं, जिसमें फिर कोर्ट जो है आपसे थोड़ा सा कमीशन ज़रूर लेगा, लेकिन वो आपके पैसे वसूल करवाएगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जिससे भी आपने चेक लिया है उसका एक आपके पास एड्रेस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसी एड्रेस पर नोटिस भेजा जाता है। और एक चीज़ और कि अगर उसने आपकी पेमेंट नहीं की, उसकी वजह से अगर आपका कोई दूसरा काम रुक गया था और या आपको किसी काम में नुकसान हुआ था, तो उसकी भरपाई भी जो है वो कोर्ट आप उससे जो है करवा देगा। चाहे आप 1 लाख का माल उधार में दे रहे हैं या 10 लाख का, आपको एक एग्रीमेंट या लीगल कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर बनाना है। क्योंकि अगर बाद में वो आदमी आपके साथ किसी भी तरह की कोई बेईमानी करने की कोशिश करता है तो ये लिखित में जो चीज़ें हैं ये आपके बड़ी काम आएगी, क्योंकि आपको पता ही है कोर्ट जो है वो प्रूफ मांगता है। तो इसके अंदर आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह है वो सारी कुछ मेंशन होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर डिफाइन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आदमी बाद में ये कह दे कि मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। इसलिए उसको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अच्छी तरह मेंशन करनी है, और एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपको ज़रूर बना लेना है। अगर कोई नया कस्टमर आपसे उधारी में माल मांग रहा है तो आपको पहले उसकी हिस्ट्री पता करनी है। वो जिन लोगों के भी टच में, आपको उनसे पता करना है कि ये आदमी मतलब पेमेंट जो है टाइम पर करता है या ये डिले करता है।
अगर वो सबकी पेमेंट टाइम पर देता है तो आपकी भी टाइम पर देगा, और अगर बाकी सबकी भी अगर डिले करता है तो आपकी पेमेंट भी ज़रूर डिले करेगा। तो इसलिए आपको ये पहले से वेरीफाई कर लेना है कि उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक तरह से कह सकते हैं कि जासूसी कर लेनी है पहले से ही। जब भी आप अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं तो उस समय आपको डिलीवरी एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूर इस्तेमाल करना है। जैसे ही आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपके कस्टमर के पास पहुंच जाती है तो आपको उससे रिसीविंग ले लेनी है, एक चालान पर जो है साइन करवा लेना है कि इतनी तारीख को इतनी बजे इस आदमी ने जो है माल रिसीव कर लिया है। ये भी आपके बाद में अगर आप कोई लीगल एक्शन लेते हैं तो उस वक्त ये लेटर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। जब आप अपने कस्टमर को उधार में माल देते हैं तो आप उसे एक रिटर्न में इन्वॉइस दे सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसे बता सकते हैं, और आप चाहे तो ईमेल के जरिए भी ये इन्वॉइस उसे भेज सकते हैं जिसके अंदर आपकी सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है वो क्लियर डिफाइन होनी चाहिए। तो ये भी आपके लिए बाद में फिर बहुत काम आता है। आपको पहले से ही एक लिमिट सेट करके रखनी है, कौन से कस्टमर को आप कितनी लिमिट तक की उधारी दोगे, क्योंकि देखिए कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपका पैसा टाइम पर लौटा सकते हैं और जो ज़्यादा उधारी में माल ले सकते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना है और ये पहले से क्लियर कर लेना है कि कौन से कस्टमर को आप किस लिमिट तक की उधारी दे सकते हैं। ये भी आपके लिए बड़ा काम आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने किसी ऐसे आदमी को बहुत ज़्यादा उधारी में माल दे दिया जिसकी कैपेसिटी ही नहीं थी, तो वो फिर आपकी पेमेंट ज़रूर डिले करेगा। आप एक इस तरह की कंडीशन भी सामने रख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो आपका रेगुलर कस्टमर बन सकता है, जिसे आपकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी, जो आपसे बार बार जो है माल लेगा, तो उसके लिए आप एक ऐसी कंडीशन बना सकते हैं कि जब वो पहले वाले माल की जो है पेमेंट वापस कर देगा तभी उसे दोबारा माल मिलेगा। क्योंकि इससे भी क्या होता है कि अगले के दिमाग में ये बात रहती है कि हाँ, मुझे इसकी वापस ज़रूरत पड़ेगी तो वापस माल लेना पड़ेगा, और मैं अगर पहले वाले की पेमेंट टाइम पे करूँगा तभी मुझे दोबारा माल मिलेगा। तो आप इस तरह की भी एक कंडीशन जो है सामने बना के रख सकते हैं। आपको अपना बिजनेस जो है वो कच्चे में नहीं करना है। आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका एक रिकॉर्ड बना के रखिए। आपके पास कहाँ से कितना पैसा आया है, कितना गया है, वो सारा एक रिकॉर्ड बना के रखिए। क्योंकि अगर आप एक ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस करते हैं तो बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो कानून भी आपको पूरा सपोर्ट करेगा। और अगर आपके पास किसी तरह के कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, आप चवन्नी बचाने के चक्कर में अगर लाला स्टाइल में काम करते हैं, तो इसमें बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। ये जो चवन्नी है आपका बाद में लाखों का नुकसान करवा सकती है। तो इसलिए अपने बिजनेस को ट्रांसपेरेंसी के साथ करिए, टाइम पर टैक्स दीजिए और पक्के में काम करिए, ये कच्चे में बिजनेस मत करिए। जब आपका कस्टमर आपसे उधारी में माल ले जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में आप फिर उसे भूल जाए। आपको ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल के ज़रिए आपके किसी एग्जीक्यूटिव से जो है लगातार उसके साथ टच में रहना है। आप उसे रिमाइंडर्स भेज सकते हैं ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप पर, या कॉल के ज़रिए भी आपका जो एग्जीक्यूटिव है वो उससे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इससे क्या है कि लगातार टच में रहेंगे तो उसे भी ये याद रहेगा कि हाँ, मुझे इसकी पेमेंट करनी है। ऐसा ना हो कि वो आपसे माल ले गया और उसके बाद अब 2 महीने तक, 3 महीने तक आप उससे कोई भी कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहे। तो आपको लगातार उसके टच में रहना है और उसे रिमाइंडर्स जो है भेजते रहना है। जो भी कस्टमर आपसे उधारी में माल ले जा रहा है, आप उसे एक इस तरह का ऑफ़र बना के दे सकते हैं कि अगर वो आपकी पेमेंट टाइम पर कर देता है, अगर ड्यू डेट के अंदर आपकी पेमेंट लौटा देता है, तो आप उसे 2% या 3% का इंसेंटिव देंगे। और अगर वो ड्यू डेट के बाद में पेमेंट करता है, अगर आपकी पेमेंट डिले करता है, तो उस पर 2 या 3% का चार्ज लगेगा। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, तो वहाँ पर जितना हमें पे करना होता है वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि अगर हम ड्यू डेट के अंदर पे करते हैं तो हमें इतना भरना है, और अगर ड्यू डेट के बाद में अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल हम भरेंगे तो उसमें इतनी पेनल्टी लगेगी। तो उस पेनल्टी से बचने के चक्कर में हम जो है उसको ड्यू डेट के अंदर ही बिल को भरने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही आप भी अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप ये ऑफ़र बनाकर दे सकते हैं कि अगर ड्यू डेट के अंदर आपकी पेमेंट आ जाती है तो आप सामने वाले को इंसेंटिव देंगे, और अगर ड्यू डेट के बाद में अगर वो पे करता है, पेमेंट करता है, तो आप उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाएंगे। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि वो कस्टमर जो है सोचे कि अगर मैं जल्दी पेमेंट कर दूंगा तो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा, और अगर बाद में पेमेंट दूंगा तो थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए भी हो सकता है कि वो आपकी पेमेंट टाइम पर कर दे। जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आपका जो कस्टमर है वो आपकी पेमेंट डिले कर रहा है, आपकी पेमेंट टाइम पर नहीं दे रहा है, तब भी आपको पोलाइटली उससे कांटेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि जब भी आपका उसके साथ कम्युनिकेशन हो तो आप कोई एग्रेसिव होकर उससे बात करें। आपको पोलाइट रहना है, और आपके जो जूनियर लोग हैं
पहले आप उन्हीं से उसका कांटेक्ट करवाइए। आपको बाद में आना है, आपको पहले उससे डायरेक्ट बात नहीं करनी है। सब कुछ करने के बाद जब आपको लगे कि ये कस्टमर जो है ये पेमेंट वापस नहीं करना चाहता, इसकी नीयत ही नहीं है पेमेंट करने की, तब आपके पास आखिरी 2 रास्ते बचते हैं, कलेक्शन एजेंसी और लीगल सपोर्ट। कलेक्शन एजेंसी क्या होती है? ऐसी एजेंसीज होती है जो कि आपके लिए पैसे जो है वसूल करवाती है और बदले में आपसे कुछ कमीशन लेती है। और लीगल सपोर्ट आपको पता ही है, कोर्ट कचहरी। इसके लिए आपको अपना लॉयर हायर करना है और एक एप्लीकेशन कोर्ट में देनी है। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि कोर्ट में आपका काम तभी होगा अगर आपके पास कोई प्रूफ होगा, अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई रिसीविंग है या ईमेल्स वगैरह आपने उसे कुछ दिए थे वो हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे प्रूफ होता हो कि आपको उससे पेमेंट लेनी है, तब जो है कोर्ट आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी तरह का प्रूफ नहीं है, आपने पहले से कुछ भी प्रूफ ऐसा नहीं रखा है, तो आपको प्रूफ क्रिएट करना पड़ेगा। आपको उससे कॉल पर बात करनी है उसी आदमी से और उसे कुछ इस तरह से घुमा फिरा कर उसके मुंह से ये बातें निकलवानी है कि उसने आपसे माल लिया था, इतने रुपए का माल लिया था और उसने पेमेंट नहीं दी है और वो पेमेंट नहीं करना चाहता। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग भी जो है आप कोर्ट में दे सकते हैं, ये भी एज ए प्रूफ जो है काम आ सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।